हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस की क्वेश्चन में दिक्कत आती है? आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीवन फेज में क्या हो रहा है, एस फेज में क्या हो रहा है? तो ये वीडियो है आपके लिए। इसमें आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में डिफरेंस देखेंगे, उनकी डिफरेंट फेजेस देखेंगे। तो बच्चों, सेल डिवीजन में क्या होगा? सेल डिवीजन में आप देख रहे हैं, दिस इज सेल डिवीजन। इसमें जो पेरेंट सेल है ये डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, तो पेरेंट सेल का डॉटर सेल में डिवाइड होना, दैट इज सेल डिवीजन। बट सेल साइकिल इज लॉन्ग प्रोसेस। सेल साइकिल में सेल डिवीजन तो आएगा ही आएगा, और सेल डिवीजन से रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन होनी है वो सब इसमें आएंगे। तो इसमें क्या प्रिपरेशन होनी है? इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। सेल अपने अदर कंस्टिट्यूएंट को फॉर्मेशन करेगी, जैसे सेल अदर ऑर्गेनल को डुप्लीकेट करेगी, सेल आरएनए बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, और फाइनली फिर सेल डिवाइड हो जाएगी। पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल बना लेगी। तो ये तीनों प्रोसेस सेल साइकिल में आएंगे। तो सेल साइकिल इज ब्रॉड प्रोसेस विच इंक्लूड सेल डिवीजन प्लस सेल डिवीजन के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन, दैट इज डीएनए डुप्लीकेशन, और सेल अदर कंटेंट अपने सिंथेसाइज करके ग्रो करेगी, वो भी आएगा। तो सेल साइकिल में तीन प्रोसेस आ गई बच्चों। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? सेल डिवीजन, जो कि डायग्राम में आप देख रहे हो। सेकेंड प्रोसेस क्या है? सेल सिंथेसाइज अदर मटेरियल एंड ग्रो। सेल सिंथेसाइज करेगी अदर मटेरियल और ग्रोथ करेगी। और थर्ड प्रोसेस इज एक्चुअल सेल डिवीजन, दैट इज पेरेंट सेल डिवाइड होगी डॉटर सेल में। और ये सारे सेल साइकिल के प्रोसेस हैं बच्चों, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, जेनेटिकली रेगुलेटेड होते हैं। हमारा डीएनए इनको रेगुलेट करता है ये प्रोसेस कितने टाइम में होना है। तो अगर अपन ड्यूरेशन देखें बच्चों सेल साइकिल का, सेल साइकिल ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। अगर बैक्टीरिया में देखें सेल साइकिल ड्यूरेशन इज शॉर्ट, दैट इज 20 मिनट। अगर अपन ईस्ट में देखें तो सेल साइकिल ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। अगर ह्यूमन में देखें 24 आवर में होगा। तो ये सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी कर रहा है। ये डिपेंड करता है लाइफ स्पैन पे। बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है तो उसमें 20 मिनट का हुआ। ईस्ट का थोड़ा ज़्यादा होता है तो 90 मिनट का हुआ। ह्यूमन का लाइफ स्पैन अगर अपन देखें अप टू मैक्सिमम 100 ईयर होता है, तो ये 24 आवर का हो गया। सेल साइकिल में बेसिकली दो फेजेज होती है, इंटरफेज, एम फेज। तो ये देखो बच्चों, ये इंटरफेज है। इंटरफेज के बाद में एम फेज, जो एक्चुअल डिवीजन की फेज है। तो इंटरफेज में सेल साइकिल की प्रिपरेशन होती है और एक्चुअल डिवीजन एम फेज में होता है। फिर वापस नेक्स्ट इंटरफेज आएगी और फिर वापस एम फेज आएगी। तो बच्चों ऐसा चलता रहता है। इसका मतलब अगर हम देखें, इंटरफेज के बाद एम फेज आई, सेल ने डिवाइड कर लिया, डॉटर सेल बन गया। अब ये डॉटर सेल अगर आगे डिवाइड करेंगे तो वापस इंटरफेज में जाएंगे, और इंटरफेज में जाने के बाद प्रिपरेशन करने के बाद वापस डिवाइड करेंगे। तो दो फेजेज हैं बेसिकली, इंटरफेज एंड एम फेज। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। तो इंटरफेज में अगर आप देखेंगे ना, इंटरफेज, हर इंटरफेज के बाद में एम फेज आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? तो इंटरफेज के बाद में एम फेज आई, फिर इंटरफेज आई, फिर वापस एम फेज आई। इसका मतलब इंटरफेज दो एम फेज के बीच की स्टेज है, तो अपन कह सकते हैं इट इज फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दो एम फेज के बीच की होगी। इंटरफेज में क्या होगा? सेल ग्रोथ करेगी, डीएनए को डुप्लीकेट करेगी, ताकि दैट इज प्रिपेयर फॉर द डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी। कैसे प्रिपेयर करेगी बच्चों? सेल अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगी और ग्रोथ करेगी। ग्रोथ में आरएनए बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, अदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको डुप्लीकेट करेंगी। और ये प्रिपरेशन लंबी चलती है, एक्चुअल डिवीजन से बहुत लंबी होती है। तो सेल साइकिल का 95% पार्ट इंटरफेज में कंज्यूम होता है। तो सेल साइकिल के टोटल ड्यूरेशन का 95% ड्यूरेशन इंटरफेज में कंफ्यूज होता है, इंटरफेज में कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि ह्यूमन में देखें, ह्यूमन में 24 आवर्स में इंटरफेज 23 आवर्स ले जाता है, और एक्चुअल डिवीजन ओनली 1 आवर में होता है, दैट इज एम फेज। इंटरफेज को फर्दर थ्री फेजेज में डिवाइड कर देते हैं बच्चों। जीवन फेज, जीवन या गैप वन फेज। गैप वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्चुअल जो एम फेज होती है और उसके बाद में जो एस फेज होती है, ये उन दोनों के बीच का गैप है। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और एम फेज में एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, एक्चुअली सेल डिवाइड कर रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इन दोनों के बीच में जीवन फेज आएगी, दैट इज गैप वन, फर्स्ट गैप माना जाता है। इसे पहले ऐसा माना जाता था इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ भी अपेरेंटली दिखता नहीं था। लेकिन बाद में पता चला इंटरफेज की जो सारी फेजेस हैं दैट आर मोस्ट एक्टिव फेज। तो उस टाइम पहले जब इसको पता नहीं चलता था इसमें क्या हो रहा है, तो इसको गैप वन नाम दिया गया, और G2 फेज को गैप टू फेज नाम दिया गया, क्योंकि ये एस फेज और एम फेज के बीच में आ रही है, और जीवन फेज एम फेज और एस फेज के बीच में आ रही है, क्योंकि सेल साइकिल एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फर्स्ट फेज होगी जीवन फेज। जीवन फेज सिंथेटिक फेज से पहले आ रही है तो इसको प्री सिंथेटिक फेज कहेंगे, और एम फेज के बाद में आ रही है तो इसको
पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। सेकेंड फेज इज सिंथेटिक फेज, एस फेज सिंथेटिक फेज है, ये जीवन के बाद में आ रही है तो पोस्ट जीवन, और G2 के पहले आ रही है तो प्री G2 कह सकते हैं। फिर G2 फेज सिंथेटिक फेज के बाद में आ रही है तो इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज कह देंगे, और M फेज के पहले आ रही है तो इसको प्री माइटोटिक फेज कह देंगे। तो ये डिफरेंट नेम्स हो गए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इनमें डिटेल में देखते हैं हर फेज में क्या होता है। G1 फेज या गैप 1 फेज या कहेंगे अपन पोस्ट माइटोटिक फेज, 3 नाम हो गए। ये हमने कहा इन फेजेस में सेल ग्रोथ करती है। दो ही चीजें कहा था, इंटरफेज में क्या होगी, सेल ग्रोथ करेगी और डीएनए डुप्लीकेट करेगी। तो डीएनए डुप्लीकेट इसमें नहीं होना, इसमें ग्रोथ होगी, और तो ये ग्रोथ की फर्स्ट फेज है। ग्रोथ कैसे होगी, इसमें सेल दूसरे ऑर्गेनल को सिंथेसाइज्ड करेगी, दूसरे ऑर्गेनल को डुप्लीकेट करेगी, लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन यहाँ नहीं होगा बच्चों, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा एस फेज में। ऑर्गेनल जब डुप्लीकेट होंगे तो सेल की ग्रोथ भी होगी और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम करेगी, और इसी दौरान सेल आरएनए और प्रोटीन भी बनाएगी। तो फर्स्ट फेज जीवन फेज में क्या होगा, सेल ग्रोथ करेगी। कैसे ग्रोथ करेगी, सेल अपने ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करेगी एक्सेप्ट सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होगा। इस डुप्लीकेशन के कारण सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, एनर्जी कंज्यूम करेगी, और इसके साथ साथ आरएनए एंड प्रोटीन भी बनाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट जीवन फेज। अगर एस फेज में चलते हैं, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होगा। देखें यहाँ एक क्रोमेटिड से हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो जाएंगे, 2 क्रोमेटिड। तो यहाँ हर क्रोमोसोम में 1 क्रोमेटिड है, डीएनए डुप्लीकेट हुआ तो एक से कितने क्रोमेटिड हो गए, 2 क्रोमेटिड। तो इसका मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर एस फेज में एक बार एंटर कर देना तो डिवीजन होगा ही होगा, क्योंकि डीएनए डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है बच्चों, और एस फेज के एंड तक पूरा डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। इसलिए डीएनए डुप्लीकेशन होने का मतलब ये नहीं है क्रोमोसोम बढ़ेंगे, क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अगर 2 क्रोमोसोम है तो 2 ही रहेंगे, लेकिन हर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड का नंबर 1 से 2 हो जाएगा। अगर हम देखें एनिमल सेल में, रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल, डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। तो डीएनए का डुप्लीकेशन है वो तो न्यूक्लियस में हो गया, लेकिन जो सेंट्रियोल है जो पहले डुप्लीकेट नहीं हुआ, एस फेज में डुप्लीकेट होने है, उसका डुप्लीकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन आपको बता दूं कैसे होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन पेरी सेंट्रियोल मटेरियल से होता है, क्योंकि उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, वो माइक्रोट्यूबुल बनाती है, और जिससे कि दूसरा सेंट्रियोल बन जाता है। अब जी टू फेज में देखें, G1 और एस फेज में सारे ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो गए हैं। अब क्या चाहिए, अब प्रोटीन, जो रिमेनिंग प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जो प्रिपरेशन माइटोसिस के लिए या एम फेज के लिए जो भी और प्रोटीन चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, दैट प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन दिस G2 फेज। तो अगर हम देखें नीट के बेसिस पे इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट फेज सेल साइकिल की क्या है बच्चों, इंटरफेज। और इंटरफेज आपको पता है 95% ड्यूरेशन कंज्यूम करती है। अगर ह्यूमन में देखें तो अप टू 23 आवर फ्रॉम 24 आवर में से 23 आवर इंटरफेज कंज्यूम करती है। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज इंटरफेज। अगर बात करें इंटरफेज की लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, तो इंटरफेज में लॉन्गेस्ट फेज इज G1 फेज, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो जाते हैं और सेल ग्रोथ भी करती है। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज इज G2 फेज, क्योंकि G2 फेज में ओनली क्या बचता है, प्रोटीन्स बनानी बचती है, जो अदर प्रोटीन जो रह गई हैं डीएनए जो सेल के डिवीजन के लिए जरूरी हैं, लास्ट में जो बचती हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इंटरफेज इज एस फेज। एस फेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि डीएनए का एक्चुअल डुप्लीकेशन क्या है, इसी फेज में होता है, इसी वजह से डिवीजन हो पाता है। तो एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होगी G1 फेज, इंटरफेज की लॉन्गेस्ट फेज होगी, G2 फेज इंटरफेज की शॉर्टेस्ट फेज होगी, और सेल साइकिल की सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सी होगी, एम फेज। तो चलो बच्चों चलते हैं एम फेज में। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो अगर आपसे पूछे सारी प्रोसेस में एक्चुअल डिवीजन किस में होता है, दैट इज एम फेज। एम फेज ह्यूमन में 1 घंटे की होती है, ओनली 1 आवर, क्योंकि हमें पता है 24 आवर में से 23 आवर तो इंटरफेज हो गया, तो बचा क्या, 1 आवर। तो एम फेज में 2 डिवीजन होते हैं, कैरियोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस डिवीजन हुआ। तो यहाँ देखें एक सेल में, अब ये सेल में एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो 2 न्यूक्लियस बन गए, 1 और 2, ये 2 न्यूक्लियस बन गए, दिस इज कैरियोकाइनेसिस। अब सेल ऐसे तो नहीं रहेगी नहीं, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होगा, दैट इज सेकंड प्रोसेस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो अब ये सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और एक सेल से 2 सेल बन गई। तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस भी मीन्स डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म।
अब देखो बच्चों, एक फेज होती है G0। G0 फेज किसको कहते हैं? G0 फेज एक्चुअल वो फेज है जिसमें सेल डिवाइड करना बंद कर देती है, सेल सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है। तो ये देखें बच्चों, ये सेल सेल साइकिल से बाहर निकल गई और किस फेज में चलेगी? गैप जीरो में। मतलब अब उस प्रोसेस से बाहर हो गई, अब ये डिवाइड नहीं करेगी। जब सेल सेल साइकिल से बाहर निकल गई तो उस फेज को कहते हैं G0 फेज। और बेसिकली ये किस फेज में से बाहर निकलती है? ये सेल साइकिल में से G1 फेज में से बाहर निकलती है। तो इस G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब रेस्पिरेशन भी करेगी, मेटाबॉलिज्म भी करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन डिवाइड नहीं करेगी। बट सेल डू नॉट प्रोलिफरेट। तो सेल रिमेन मेटाबॉलिक एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट। तो G1 फेज से एग्जिट करके जो फेज में चलेगी G0 फेज में, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन डिवाइड नहीं करेगी। इस फेज को क्विसेंट स्टेज भी कह देते हैं, क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेज है, इसमें सेल डिवाइड करती नहीं है। तो G0 फेज में सेल डिवाइड नहीं करती। कुछ सेल ऐसी हैं जो कभी भी डिवीजन नहीं करती हैं, जैसे कि हार्ट सेल, नर्व सेल, क्योंकि ये परमानेंट परमानेंट G0 फेज में होती है। लेकिन सम सेल जो G0 फेज में वो डिवाइड करती हैं ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर सकती हैं कुछ सेल। फॉर एग्जांपल लीवर सेल। लीवर सेल कैसे? अगर हमने लीवर का ट्रांसप्लांट किया तो लीवर का कुछ पार्ट हमने किसी को दे दिया। अब जिसमें से लीवर लिया उसमें लीवर आधा रह गया, अब उस लीवर की सेल्स डिवाइड करेंगे और अपने आप को रिस्टोर करेंगे। तो मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली टू रिप्लेस द डैमेज सेल। तो जैसे कि लीवर की सेल डिवाइड करेंगी, वैसे वो G0 फेज में रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिवाइड नहीं करेंगी, लेकिन हमने लीवर ट्रांसप्लांट किया, लीवर का कुछ पार्ट हटा के निकाल दिया, अब वो सेल डिवाइड करके वापस अपना साइज गेन करेंगी। तो इसका मतलब G0 फेज में जो सेल हैं वो जनरली डिवाइड नहीं करती हैं। वो जनरली डिवाइड नहीं करती हैं, वो डिवाइड केवल तभी करेंगी जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगा। और कुछ सेल परमानेंट G0 में होती हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, जैसे कि आप देखेंगे लीवर जो नर्व सेल है और हार्ट सेल, ये कभी भी डिवाइड नहीं करती। तो बच्चों, ये था सारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन में डिफरेंस, उसके रिलेटेड सारे नीट के क्वेश्चन। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल डॉक्टर वीपी सर बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।